अ, मैं सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिवार की तरफ से डॉक्टर सुभाष गोयल और उनकी टीम का स्वागत करता हूँ, और साथ में आज सक्सेना जी प्रेजेंट है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे स्कूल ने सर के सम्मान के लिए एक सॉन्ग बनाया है। मैं चाहता हूँ कि उसको प्ले किया जाए और सब बच्चे और सब टीम जो है उस सॉन्ग को देखें प्लीज। उस आई रिक्वेस्ट संजीव बगा जी, आप उस सॉन्ग को प्ले करें। ठान ले जो मन में बने उनके सारे काम, ठान ले जो मन में बने उनके सारे काम ही बनाता है जग में उनका नाम, काम ही बनाता है जग में उनका नाम। तू सोच ले, तू जान ले, तू मान ले ये सच, ठान ले जो मन में बने उनके सारे काम, ठान ले जो मन में बने उनके सारे काम ही बनाता है जग में उनका नाम। धूप न देखे छाँव न देखे, धूप न देखे छाँव न देखे, ढलती हुई राह न देखे, धूप न देखे छाँव न देखे, जलती हुई राह न देखे, कर्म पथ पर आगे बढ़ते पैरों में ये घाव न देखे, घाव फिर भर जाते हैं जब मिलता सबको काम, घाव जब भर जाते हैं जब मिलता सबको काम ही बनाता है जग में इनका नाम, काम ही बनाता है जग में इनका नाम। तू सोच ले, तू जान ले, तू मान ले ये सच, ठान ले जो मन में बने उनके सारे काम, ठान ले जो मन में बने उनके सारे काम ही बनाता है जग में इनका नाम, काम ही बनाता है जग में इनका नाम, काम ही बनाता है जग में इनका नाम। तो ये हमारे विद्यालय के संगीत टीचर हर्ष जी ने ये बनाया है वीडियो बच्चों की मदद से। और सर, आपने जो हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आपने आपने जो है विद्यालय के बच्चों के लिए कोविड के टाइम में जो ट्रेनिंग अरेंज की और बच्चों के लिए जो गेस्ट लेक्चर अरेंज किया है, उसके लिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ सर। आपने बच्चों की टाइम टाइम पर भी आप हमारे शॉर्ट नोटिस पर बच्चों की मदद करते रहे। साथ में मैं सक्सेना जी का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी बच्चों की ताज होटल में अन्य स्थान पर बच्चों की ट्रेनिंग करवाई, और भी गेस्ट लेक्चर के लिए वो समय समय पर स्कूल में आते रहे। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने प्रधानाचार्य, अपने वाइस प्रिंसिपल सर अनीश सादर जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इन्हें अपॉर्चुनिटी दी और आज बच्चों को जो है ये टूरिज्म की शिक्षा दी जा रही है। अब मैं डॉक्टर सुभाष गोयल जी को से निवेदन करता हूँ कि वो जो है इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं सर। नमस्कार। और पहले तो मैं आपका, अमन कोहली जी और सक्सेना साहब और आप सबका, प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब,
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि जो बच्चे हैं ये हमारे देश का भविष्य हैं। और जब तक जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने अपने जीवन से सीखा है, मैं इनके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आप बच्चे, आप अभी भी काफ़ी लोगों से अच्छी पोजीशन पे हैं, क्योंकि आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, पर कई बच्चे ऐसे भी हैं हमारे देश में जिनको पढ़ने का भी मौका नहीं मिल रहा। तो इस टाइम का और ये समय का आप अगर अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, किताबें अच्छी तरह दिल से पढ़ेंगे, तो आप आगे जाके किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है, क्योंकि ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी। पर फ़िलहाल अभी क्योंकि कोविड के टाइम पे सारी इंडस्ट्रीज़ बंद थी, पर और सबसे ज़्यादा नुकसान टूरिज़्म का हुआ है, क्योंकि सारी एयरलाइंस बंद हो गई, ट्रेन्स बंद हो गई और टूरिस्ट आना बंद हो गया। पर अब धीरे-धीरे अनलॉकिंग जैसे शुरू हो रही है, तो डोमेस्टिक फ़्लाइटें शुरू हो गई, ट्रेन शुरू हो गई। और डोमेस्टिक टूरिज़्म वो होता है जो अपने देश के अंदर ही, जैसे दिल्ली से आप मसूरी चले गए, शिमले चले गए, नैनीताल चले गए, आसपास की जगह जहाँ चले गए, चंडीगढ़ भी चले गए, जयपुर चले गए, आगरा चले गए, वो डोमेस्टिक टूरिज़्म है। इंटरनेशनल टूरिज़्म होता है जब विदेश से कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई जापान से आ रहा है, कोई इधर आ रहा है। तो जब विदेश से आदमी आता है तो वो यहाँ पर अपनी विदेशी मुद्रा खर्च करता है, और उससे जिस गाड़ी में वो आता है उसमें टैक्सी ड्राइवर को भी नौकरी मिलती है, जिस होटल में वो रहता है वहाँ का बेल बॉय है, फ्रंट ऑफिस बॉय है, केटरिंग वाले हैं, एयर कंडीशनिंग वाले हैं, हाउसकीपिंग वाले हैं, हर आदमी को नौकरी मिलती है। तो टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे बहुत अच्छी नौकरी मिलती है। मैंने टूरिज़्म इंडस्ट्री क्यों जॉइन करी? क्योंकि मैं जिस दुनिया में पैदा हुआ हूँ, मैं उस दुनिया को देखना चाह रहा था कि अगर आप सबसे अमीर भी आदमी हो, और अगर जिस दुनिया में आप पैदा हुए हो या जिस देश में पैदा हुए हो, अगर आपने वो देश नहीं देखा, दुनिया नहीं देखी, तो आप कुएँ के मेंढक की तरह हो। आप अगर घर से बाहर ही नहीं निकले, तो इसलिए मैंने ये इंडस्ट्री जॉइन करी। पर इंडस्ट्री जॉइन करने का भी बड़ी अच्छी कहानी है। कहानी ये है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करता हूँ, और मेरे जो पिताजी थे उन्होंने एक किताबों का कारोबार शुरू करा। पहले वो यहाँ पर होते थे, क्या नाम, इसमें इलाहाबाद में उनकी एक स्टूडेंट बुक शॉप के नाम से छोटी सी दुकान थी। वहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे जो जलियांवाला बाग की एक रिपोर्ट बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने, वो उसको इलीगली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो वो उनको पकड़ा गया था, वो जेल में चले गए थे। तो वहाँ से फिर उनको छोड़ के आना पड़ा, और दिल्ली में आके उन्होंने नई सड़क के ऊपर एक छोटी सी पटरी टाइप किताबें 2-3 ट्रक अपने साथ लेके आए थे, दुकान शुरू करी, और धीरे धीरे वो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट बुक शॉप बन गई। और उनके पास सोल एजेंसी हो गई, मैकमिलन कंपनी न्यूयॉर्क की और हार्पर एंड रो। और उस ज़माने में जबकि डॉलर 4 रुपए का था, हमारी जो जनरल बुक डिपो नई सड़क पे थी, हमारे पास कोई 3 लाख रुपए का और 2 सप्लीमेंट्री 9 लाख रुपए की हम किताबें इंपोर्ट कर सकते थे। और उस टाइम हमने बहुत किताबें इंपोर्ट करी, पर हमें क्रेडिट पे सामान आता था, और ओवरनाइट डॉलर की डिवैल्यूएशन हुई, वो 4 रुपए का डॉलर 8 रुपए का हो गया। तो अगर उन्होंने 1 लाख रुपए की किताबें मंगाई हुई हैं, तो उसके उनको 2 लाख रुपए देने पड़ गए। तो इस तरीके से वो एकदम बिल्कुल हालत बैंकरप्सी वाली हो गई, और उनको हार्ट ट्रबल भी हो गई, और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपने कर्जे करे, और जब मैंने होश संभाला तो हम बिल्कुल कर्जे में डूबे हुए थे। हमारा घर भी मनी लेंडर के पास छोटे से अमाउंट 15,000 में गिरवी था। तो हमने डिसाइड करा कि भाई किसी तरीके से घर को इससे हमने बाहर निकालना है। तो हमने स्कूटर पे, पहले बसों में
किताबें लाके लाइब्रेरीज में मैंने बेची और धीरे धीरे मैंने उस कंडीशन में जो हमारा घर था वो छुड़वाया। और किताबों का ये होता था कि अगर किताब का एडिशन नया आ गया, जो $20 की किताब है, वो रद्दी वाला उसको ₹2 भी नहीं देगा, और वो भी जिल्द फाड़ के। तो मैंने किताबें के बारे में स्टडी करा और फिर धीरे धीरे वो किताबें लाइब्रेरियों में बेच के मैंने अपने घर के कर्जे थोड़े पूरे करे। और जो दुकान हमारी पटरी से उतरी हुई थी उसको हमने धीरे धीरे पटरी पे लेके आए। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो यूनिवर्सिटी में मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बना। और उस टाइम भी उसके बाद भी मैं उस टाइम पे भी शाम के टाइम जब भी टाइम मिलता था लाइब्रेरी में किताबें बेचता था। तो उस टाइम मुझे मौका मिला, एक इनविटेशन मिला जापान जाने का। और क्योंकि हम उस टाइम ऑपोजिशन में थे और तो यूनिवर्सिटी हमें टिकट देने को तैयार थी, पर हम टिकट नहीं लेना चाहते थे कि लोग सोचेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनियन का प्रेसिडेंट सुभाष गोयल यूनिवर्सिटी ने खरीद लिया। तो हमने क्या करा, मैंने अपने फादर से बात करी। वो कहते भाई बेटे, मैं तो उस टाइम टिकट भी मेरे ख्याल में 10-15 हज़ार रुपये की थी, और उस टाइम वो काफ़ी पैसे होते थे। कहते भाई मैं तो अफोर्ड कर नहीं सकता। तो हमने क्या करा कि हमने अलग अलग जगह गए और स्टूडेंट्स को इकट्ठे करा। तो हमें पता लगा अगर 15 स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे तो एक टिकट फ्री मिल जाएगी। तो हमने 15 स्टूडेंट इकट्ठे करे, एक टिकट हमें फ्री मिली। और यही नहीं, हमें 1,000 रुपये पर पर्सन कमीशन भी मिली। तो हमने कोई 15 के 1,000 रुपये कमाए। उस ज़माने में वो बहुत बड़ी रकम होती थी। तो मैंने सारे जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ जा रहे थे, मैंने कहा भाई मैंने 1,000 रुपया कमाया तुम्हारे पे, तुम 500-500 रुपये ले लो। पर कोई भी तैयार नहीं हुआ सिवाय एक स्टूडेंट के। तो इस तरीके से मैं पहली बार, मेरा फर्स्ट ट्रिप था, मैं जापान गया। और जब मैं वापस आया तो मैंने रियलाइज़ करा कि किताबों में तो मैं इतनी कमाई महीने में नहीं कर सकता जो मैंने 15 दिन में कमा लिया। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं एक ट्रैवल एजेंसी शुरू करूँगा, पर मेरे पास पैसे थे नहीं, कैसे शुरू करें। तो हमने क्या करा कि एक जहाँ पर कनॉट प्लेस में पालिका बाज़ार है, यहाँ पर एक पुरानी सी बिल्डिंग होती थी, थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग, जहाँ पर इंडियन कॉफ़ी हाउस था। वहाँ पर हमने किसी के साथ 200-250 रुपये महीने पे एक मेज कुर्सी लगाया और वहाँ से हमने शुरू करा और बड़ी मेहनत करी। और मेहनत करके हमने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। और फिर क्या हुआ कि इमरजेंसी में वो बिल्डिंग तोड़ दी गई। और ये 74 की बात है। और उस टाइम मेरी नई नई शादी भी हुई थी। शादी भी मेरी, मैं किताबें बेचने गया था, मेरी वाइफ इंग्लिश की लेक्चरर थी, और ये यूनिवर्सिटी के बाद की बात है। तो उस दिन वो ऑफिशिएट कर रही थी एज ए लाइब्रेरियन। और फिर इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, और इस तरीके से हमारी शादी हुई थी। और अगेन वी वर ऑन द स्ट्रीट। तो हिम्मत नहीं हमने हारी, हमने रोना भी आया, पर हमने कहा नहीं। हमारे पास एक पुरानी एम्बेसडर गाड़ी होती थी, हमने उसके ऊपर चारों तरफ बोर्ड लगा के टिकटें बेचनी शुरू करी। तो हिंदुस्तान टाइम्स की इवनिंग न्यूज़ आती थी, उसमें उन्होंने हमारी न्यूज़ छापी। तो हमारा एक दोस्त था, यॉर्क होटल का मालिक था, हमारे साथ पढ़ता था दिल्ली पब्लिक स्कूल में। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ काउंटर ले लो। वहाँ से हमने काउंटर से शुरू करा धीरे धीरे, और मेहनत करी, ईमानदारी से काम करा, अपनी एक गुडविल, एक रेपुटेशन बनाई और स्पेशलाइजेशन करी। तो हमने फिर एक इम्पीरियल होटल में 5,000 रुपये पे महीने पे कमरा लिया। और वहाँ से फिर हमें एजेंसी मिली। और मेहनत करके, हिम्मत नहीं हार के, और हमने एक ट्रैवल एजेंसी शुरू करी। तो मेरा आप सबको यही कहना है कि देखो, ट्रैवल एजेंसी क्या चीज़ है। ट्रैवल एजेंसी एक ऐसा बिज़नेस है, चाहे ट्रैवल एजेंसी हो, चाहे प्रॉपर्टी ब्रोकरेज हो, या आप गाड़ियों की सेल परचेज करते हो। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आपको ईमानदारी की और मेहनत की ज़रूरत होती है।
और अगर आपकी रेपुटेशन बन जाए, लोग आपको ट्रस्ट करना शुरू कर दें, तो आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। हमने, हमारी जो कंपनी है STIC, इसका ओरिजिनल नाम है स्टूडेंट ट्रैवल इंफॉर्मेशन सेंटर। मैंने क्या करा सबसे पहले, क्योंकि एक ग्रुप में ले जा चुका था, मेरे मुंह पे खून लग गया था, तो मैंने हर साल एक ग्रुप में जापान का ले जाता था और उसमें मैं पैसे कमाता था। और फिर धीरे से हमने स्टूडेंट ट्रैवल इंफॉर्मेशन सेंटर करके, STIC जो हमारा ओरिजिनल नाम है, हमने एक छोटी सी कंपनी खोली और स्टूडेंट्स में स्पेशलाइज करा। कम मार्जिन के ऊपर हमने 100 रुपए के मार्जिन के ऊपर हमने टिकटें बेचनी शुरू करी। रोज़ की अगर हम 10 टिकटें बेच देते थे तो 1000 रुपये हमें बच जाते थे। तो इस तरीके से हमने बड़ी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि अगर हम एक मेरे पास स्कूटर था, तो स्कूटर पे अगर मैं एयरपोर्ट भी जाता था तो पैसे बचाने के लिए, अगर रात को किसी को सी ऑफ करा है, सुबह किसी को रिसीव करना है, तो मैं एयरपोर्ट पे ही सो जाता था बेंच के ऊपर और अपना शेव उसमें रखा हुआ था डिक्की में। और तो इस तरीके से दिन रात मेहनत करने के बाद हम थोड़ा सा, और ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, हर महीने थोड़े से पैसे बचा के इकट्ठे करे और जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाए, और धीरे धीरे हमने अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू करी। तो इसमें मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें ही कहूँगा। एक, कि आप लाइफ में जो भी आपकी एम्बिशन हो, राइट, उसके बारे में आप दिन रात सोचो। और अगर आप उस एम्बिशन के बारे में, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, उसके बारे में दिन, जो स्कूल है या कॉलेज है, आप कॉलेज में भी जाओगे तो वो आपको कोई जादू की छड़ी से घोल के नहीं पिलाएंगे, ये आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। और आजकल ज़माना बहुत कॉम्पिटिटिव ज़माना है। आप सोचो कि खाली आपने हायर सेकेंडरी कर ली या खाली आपने MBA कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं। आपको उसके साथ साथ जैसे पुराने ज़माने में रीडिंग एंड राइटिंग और पहाड़े हम याद करते थे, आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना पड़ेगा। और जितनी जल्दी आप कंप्यूटर के बारे में सीखोगे, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे। आजकल ऑनलाइन भी कोडिंग सिखाते हैं और बहुत सारे आप चीज़ें ऑनलाइन सीख सकते हो। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी ऑनलाइन जाके गूगल में सर्च करके आप देखो, जो आगे वाला ज़माना है, हमने पैंडेमिक में भी देखा कि सब कुछ मोबाइल पे होने लगा है। अब आपको एक दफ्तर भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने ट्रैवल एजेंसी खोलनी है, आपको एक वेबसाइट बनानी है। और वेबसाइट आप खुद भी बना सकते हैं। 500-1000 रुपए के अंदर बड़ी गो डैडी जैसी बतेरी कंपनी है जो आपकी वेबसाइट भी बना देंगी। और वेबसाइट की फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से उसकी प्रमोशन कर सकते हैं। तो आप कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि हमारे ज़माने में हमें ब्रोशर छापने पड़ते थे, 1000 आदमियों को मेल करते थे, उसके लिए हज़ारों रुपए चाहिए होते थे। अब आप ऑनलाइन प्रमोशन कहीं पे भी कर सकते हो। एक गांव में भी अगर आप बैठे हो, वहाँ भी बैठे बैठे आप अपनी प्रमोशन कर सकते हो। तो आप बहुत अच्छे ज़माने में हो। हमारे ज़माने में कुछ भी नहीं था, आपके ज़माने में सब कुछ है। तो आप जितनी, वो कहते हैं ना, जितना मीठा डालोगे, जितनी गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जितनी बेटे आप मेहनत करोगे उतना ही आप सक्सेसफुल होगे। और एक मैं ऐसे ऑनलाइन में फिजिकली कर रहा था, तो मैंने कहा व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या चाहिए, तो 3 चीज़ें मैंने पूछी। कोई कहता जी आपको मेहनत करनी है, कोई कहता जी आपको ईमानदारी करनी है, तो अलग अलग चीज़ें। सबसे जो 3 चीज़ें हैं वो है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप सक्सेसफुल होंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है, ऑल दोज मैन हु बिकेम ग्रेट डिड सो नॉट बाय अ सडन फ्लाइट, दे व्हेन देयर कॉमरेड स्लेप्ट टॉयल्ड अपवर्ड्स इन द नाइट। तो आप दिन रात अगर मेहनत करोगे और खूब लगन के साथ और पूरे दिलो दिमाग के साथ मेहनत करोगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते।
और कंप्लेन आप करना भूल जाओ। हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब देखो हमारी ट्रैवल एजेंसी सारी बंद हुई, कई लोग रोने लग गए। कुछ लोगों ने क्या काम करा कि मास्क बनाने शुरू करे, किसी ने सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिया, कि किसी ने ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू कर दी। और काफ़ी लोग जो ट्रैवल एजेंसी में थे उन्होंने अपनी स्किल्स इंप्रूव करी और काफ़ी कुछ उन्होंने ऑनलाइन कर लिया। तो अब जब ट्रैवल एजेंसी खुल रही है तो दोबारा ट्रैवल एजेंसी भी कर रहे हैं, दूसरा धंधा भी कर रहे हैं। तो ये एक लेसन इस पैंडेमिक में हमने सीखा है कि कभी भी हिम्मत ना हारो। हिम्मत मर्द मर्द खुदा। तो आप जितनी हिम्मत रखोगे, और आपको एक टारगेट रखना है, अपने सामने लक्ष्य रखना है और हर रोज़ उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। जैसे महाभारत में अर्जुन से पूछा गया कि भाई आपको वो मछली नज़र आ रही है? कहता नहीं। तो कहता क्या नज़र आ रहा है जो मछली घूम रही थी? कहता मुझे सिर्फ मछली की आंख नज़र आ रही है जहाँ पर मैंने तीर मारना है। तो इतना आपको फोकस्ड रहना है। आप जो भी करना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो अगर आप दिलो दिमाग से 24 घंटे उस चीज़ के बारे में सोचोगे तो अपने आप आपको उसका सलूशन मिल जाएगा, अपने आप उसकी वो हो जाएगी। और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा या भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत तो वो आदमी भी करता है जो सुबह से शाम तक खोदता है गड्ढा। तो मेहनत के साथ आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक टारगेट रखना पड़ेगा और एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उस तरीके से उस तरफ जाना पड़ेगा। और एजुकेशन इज पावर। जितना आप पढ़ लेंगे, जितना आप आपके पास अगर पैसा आ गया वो कोई भी आपसे छीन सकता है, पर एक बार जो नॉलेज आपने गेन कर ली वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो मेरा सजेशन आप लोगों को, बच्चों को, ये होगा कि अपने पार्ट टाइम में 24 घंटे टीवी देखने में छुट्टियों में अपना टाइम मत खराब करो। आप कुछ ऑनलाइन पढ़ो। कोई एक फॉरेन लैंग्वेज, जापानीज़ लैंग्वेज है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश, जापानीज़ और चाइनीज़ और कोरियन, इन लैंग्वेजेस की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये लैंग्वेजेस कम लोग सीखते हैं। फ्रेंच और जर्मन बहुत लोग सीख रहे हैं। तो अगर इन लैंग्वेजेस में आप खुद एक इनका वो सेल्फ लर्निंग बुक्स मिलती हैं, इंटरनेट पे भी मिलता है, अगर आप सीखोगे तो आपका हुनर रहेगा। तो आपके पास सॉफ्टवेयर का, डिजिटल मार्केटिंग, और ये आपको खुद ही सीखनी पड़ेंगी। और मेरे ख्याल में स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ वाले एक 5,000 रुपये का कोर्स भी करते हैं। नहीं तो आपका स्कूल्स में मैं सजेस्ट करूँगा, जितने भी सर्वोदय स्कूल्स हैं, बच्चों को कंप्यूटर के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाई जाए, बिकॉज दैट इज़ द फ्यूचर। अब आपको एसेज की और उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है जितना डिजिटली आपको अपनी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आप ट्रैवल एजेंसी में, अगर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, 1,000 रुपये से भी कम मेरी इन्वेस्टमेंट थी, अगर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ दिन रात मेहनत करके, तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये नहीं कि मैं किसी अमीर माँ बाप का बेटा हूँ, मैं भी एक मीडियम और ऐसी कंडीशन से आया हूँ जबकि हम माइनस में थे, तो उस कंडीशन से ऊपर उठा हूँ। तो ईमानदारी करी है, मेहनत करी है, और अभी भी मेहनत करते हैं दिन रात, क्योंकि मेहनत करने से शरीर भी फिट रहता है, कोई बीमारी भी नहीं होती, और आप सीखते हैं। जितना आप सीख लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो मेरे ख्याल में कभी भी हिम्मत ना हारो। कई बार मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं ऐसे मौके में फंस गया कि ना तो मुझे कोई पैसे दे रहा था, ना बैंक पैसे दे रहा था, मुझे आगे पर हिम्मत नहीं आ रही। एक भगवान एक दरवाज़ा खोलता है तो दूसरा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। तो यू हैव टू कीप लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स। कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा। और हिम्मत अगर नहीं हारोगे आप। और सबसे ज़्यादा मैं एक हमेशा बच्चों को कहानी सुनाता हूँ, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की। एक राजा था, उसके भाई ने उससे हेरा फेरी करके
उसका राज छीन लिया, उसकी बीवी से भी शादी कर ली। तो वो जंगल में जाके कहता है यार मैं क्या करूं, मैं आत्महत्या करूं, क्या करूं। उसके ऊपर एक चमगादड़ वो मकड़ी गिरी, पर मकड़ी गिरती है तो उसके शरीर से थोड़ा तागा निकलता है, तो धीरे धीरे ऊपर गई, फिर गिर गई, फिर गई, फिर गिर गई, फिर गई, फिर गिर गई। तो वो 10-15 के बाद वो सक्सेसफुल हो गई। तो उसमें हिम्मत आई, उसने कहा यार ये एक छोटी सी मकड़ी नहीं हिम्मत हार रही, अपने शरीर के बीच में से तागा निकाल के कर रही है। कहता मैं तो, फिर उसने क्या करा, हिम्मत करी, वहाँ पे जंगल में भील इकट्ठे करे सारे अपने, और अपना राज वापस ले लिया। इसी तरीके से जिस आदमी ने बिजली बनाई वो भी कई बार फेल हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, तो आज बिजली है। लास्ट में मैं एक एग्जांपल और दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं, हमारी 10 मिनट की फिल्म है कंपनी की, कि इस कंपनी को हमने कहाँ से एक एक रुपया करके इकट्ठा करके हम कहाँ तक ले गए हैं, और अगर हम ले जा सकते हैं तो आप भी ले जा सकते हैं। कोई ऐसे नहीं कि हमने कोई मेरे में कोई ख़ास वो है, कोई दिमाग है या कुछ है। ईमानदारी, मेहनत और एक अपनी रेपुटेशन बनाई है, और हमेशा समाज के लिए भी कुछ करो, सिर्फ अपनी ना करो। आप देखिए सिखिज़्म 5 प्यारों ने, 5 आदमी मतलब डिवोटेड लोग थे, उन्होंने पूरा सिखिज़्म पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। पर आज आप देखेंगे कि इसमें कोविड के टाइम पे किस तरीके से हर गुरुद्वारे ने खाना खिलाया, ये करा, ये है अच्छा धर्म। कोई रिलीजन, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, और कि हिंदुइज्म भी ये सब कहते हैं एक ही भगवान है। तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, भगवान एक ही है। हमारे पूजा करने के तरीके अलग अलग हैं, और सबसे ज़्यादा भगवान जो है वो इंसान के अंदर है। अगर हम इंसान की पूजा नहीं कर सकते, बाइबल में भी लिखा है किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। तो आप जैसे जैसे सक्सेसफुल हो, आप और लोगों का भी ख्याल रखो, और तो उससे क्या होगा कि आप भी कुछ सीखेंगे और आपको परोपकार भी मिलेगा। तो आई थिंक मैं 5-10 मिनट की एक फ़िल्म है वो दिखा देते हैं, और उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन आंसर पूछने हो तो आई एम देयर। तो अगर मैं यही कहूँगा कि हिम्मत करो, अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो। बिफोर यू शो द फिल्म मेरे दिमाग में एक और पॉइंट आया है। एक आदमी चर्च में सफाई करता था, उसकी एम्बिशन थी कि मैं चर्च का चीफ प्रीस्ट बनूं, पादरी बन जाऊं। तो जो रिटायर हुआ चीफ प्रीस्ट, तो उसका नंबर आ गया, तो उसके साथ और लोगों का भी इंटरव्यू हुआ, तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ? वो कहते तुम एमबीए नहीं हो, अगर तुम एमबीए होते तो तुम्हें हम सिलेक्ट कर लेते। तो वो उसकी मंदिर की या गिरजाघर की सीढ़ियों में बैठा रो रहा था। तो इतने में एक औरत आई, कहती जी मुझे संडे को वहाँ छुट्टी होती है, चर्च जाते हैं लोग, अमेरिका की बात है। तो कहते कि यहाँ पर मुझे अंडे डबल रोटी कहीं मिलेगी? वो कहते नहीं, ये तो 5-6 मील दूर है। फिर दूसरा बंदा आया, कहता मुझे यार यहाँ पर कुछ बिस्कुट वगैरह, अंडे, दूध वगैरह चाहिए था। कहता नहीं, वो 5-6 किलोमीटर दूर है। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया, तो उसने एक रेडी लगानी शुरू करी, जिसमें सारी चीज़ें वो बेचने शुरू करा। धीरे धीरे उसने एक दुकान बना ली, और फिर उसने हर चर्च के सामने एक दुकान बना ली, और वो एक करोड़पति हो गया। तो टेलीविज़न वाले उसके, फिर हर शहर में उसकी हज़ारों दुकानें हो गई। तो एक टेलीविज़न वाला उससे पूछता, कहता मिस्टर स्मिथ, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, अगर देखो आपने बगैर पढ़े लिखे इतना कुछ कर लिया, अगर आपने एमबीए करी होती तो आप कहाँ से कहाँ होते? कहता कहता हाँ, मैंने अगर एमबीए करी होती तो मैं इस टाइम चर्च का चीफ प्रीस्ट होता। तो मतलब कहने का ये है कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढोगे। बिजनेस इज नथिंग, गुड्स और सर्विसेज, जिस चीज़ की डिमांड है उसको आप एक रीजनेबल प्रॉफिट करके आप सप्लाई करेंगे, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, तो आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो संजीव, कैन यू शो द फिल्म? Yes, sir. Sure.
This is Stick Travels Private Limited's corporate office in Gurgaon, outside Delhi. Good evening, Stick Travels. How may I assist you? Employees have gathered to celebrate a significant anniversary. Subhash Goyal, the chairman of Stick Travels, addresses the gathering. When we celebrate the 40th anniversary of success of your organization, during these 40 years, we started with a humble beginning with one table and one chair, and today we are the #1 aviation and tourism marketing organization in the country. I'm delighted to see that subsequently Subhash and his company have both grown extremely well. Travel industry watchers believe that Stick has a lot going for it and can only go from strength to strength. I see a very bright future in Stick. And I say this with all conviction, only because over the years, over the last 25, 30 years, I've seen Mr. and Mrs. Goyal run it and work hard on it. And now I see two very young enterprising daughters who are equally committed to it as both Mr. and Mrs. Goyal were. And therefore, I only believe that Stick will grow from strength to strength, and the best is yet to come. I think one of the great things about Stick is that it's managed in a very, very professional manner. It represents a large number of airlines, and it's in the business of wholesale travel. And one has rarely come across anybody saying that the agency has not been impressed with the very, very personalized service which Stick provides. We've been partners with Stick Travel since 2007 and feel that the Wyndham Hotel Group is very well represented in India through our relationship. Stick has been a key partner for us, delivering year-on-year revenue growth from the important India market. In the last 34 years, our relationship has grown to this level. When we appointed them, we had 6 jet airplanes. Today we have 47 jet airplanes in our service. On behalf of the national carrier, Sri Lankan Airlines, my congratulations to Stick Travels for a sterling service in travel and tourism. My compliments to you, Mr. Subhash Goyal, for your vision and resilience, and as the founder and chairman, and to the Goyal family for progressively promoting travel and tourism in South Asia. 40 years after its inception, Stick stands on strong foundations as India's largest and most successful GSA company. It reaches out to over 60,000 corporate organizations and industry associations through dynamic relationships with over 10,000 travel agents via offices in 16 cities around the country, fueled by a highly trained workforce. Not surprisingly, for Stick, they have been known to clock up to 42,000 sales visits to agents in a single year. Represents 11 international airlines and another 12 international brands. So we are the #1 marketing, aviation and tourism related marketing organization in the country. And it has taken us 40 years to reach at this level. We have recently opened our Stick marketing office in Singapore. And like we are in all the major cities of India, we'd like to be in all the major cities of Asia, Africa, and the world. In many ways, the Stick story is a story of a struggle to untangle India's overly regulated airline and tourism sector. Some would say the story of Stick over 40 years cannot be separated from an account of how the airline sector grew and developed and how tourism was gradually unshackled. As business grew, so did the awards and the accolades. Stick began to garner accomplishments year on year. We have grown in a very organic fashion. You know, we have a national network across India, a lot of people do, but that network has been built over
the last 4+ decades. You know, it's we have local ground domain knowledge of how that market works. We believe that we have a very, very deep understanding of what the needs of a travel audience is today. We were the first organization to bring cruises as a product in India. We were one of the first organizations to set up a private air charter division. To survive, thrive, see opportunities where none exist, and create a market for them. Weather the storms like the bankruptcy of Eastern Airlines and 9/11, when the entire tourism market collapsed, and constantly react to and ride the wave of technological change, the internet revolution, and respond in real time to customer concerns. Stick remains girded for the next set of challenges. It is constantly training and impressing upon the staff to cater to such needs of the passengers, and also service with care to be relied upon and trusted completely. Stick employees clearly see themselves as stakeholders in their company's success. We work as a close unit. We know each other. We are accessible to our management, and that is a strong bonding. That makes it a sense of feeling, that makes it a sense of oneness. Now today I am from the peon, today I am an office coordinator. Like I was zero, like nothing, I was know nothing. But I grown up with the now, whatever I know, it's a credit go to the Stick Travel. Whenever we get to hear some, good feedback from our customers, when they come back, they are satisfied. They talk good about the services, and they talk good about the, the team who service them. Is when I feel proud about the company. The biggest strength of Stick Travels is relationship between people and the management. Stick's core business might be GSA, but it has a diversified portfolio across several divisions that offer unique products for multiple customer segments. From reservations for hotels and resorts, to organizing student and youth travel, to booking cruises, handling cargo, and managing private air charters, Stick's many business verticals are also growing. We started going into other fields, non-air products. We started marketing outbound holidays. We started getting inbound. Given the professional recognition for its many successes, an enduring legacy, and the undying optimism, focus, dedication, and hard work, the question is, what next? Well, it has always been my mission. First, to become the #1 organization in the country as far as airline and travel marketing is concerned. And now we want an Indian company to rule the world. We want to be the #1 organization in the whole world. By staying true to our core in the next 40 years, I think the journey will be exciting, adventurous, and hopefully full of some nice memories along the way. What we will be doing is working with organizations that service travelers all around the world, because that's who we are, that is what we understand, and that is what we know best to do, in a manner that will allow us to touch as many travelers as we can, through as many channels as we can. पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्टिक #1 पर है. Stick is working together. For me, Stick is a family. Stick is fun and work. Stick is wonderful. Stick is a challenge every day. Stick is growing younger day by day and year by year.
हेलो या हाँ जी कोहली साहब। अमन कोहली जी। हाँ जी, थैंक यू सर। अब मैं स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट जो सर से कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। कोई भी टूरिज्म से रिलेटेड, स्टिक ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। और कोई भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं सर के समक्ष वो भी रख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ संजीव सर से कि आप कुछ बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए कुछ देर के लिए ताकि वो अपनी बात रख सके। हेलो सर। या आप अपना नाम बताइए। हेलो सर, आई एम जैस्मिन फ्रॉम क्लास 9C। बोलो बेटे। हेलो सर। या आई कैन हियर यू। सर मैं ये कह रही थी, अभी आपने बताया था कि जब आपकी भी ऐसी एक सिचुएशन आई थी कि तब आपको बैंक ने भी हेल्प नहीं किया था, ना कोई आपको हेल्प कर रहा था, तो उस सिचुएशन पे आपने क्या किया था? देखो बेटे ऐसा होता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दैट्स ऑल। कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमने डेड स्टॉक जो था पड़ा हुआ किताबों का, उसको हमने बेचा, डोर टू डोर जाके बेचा, पैसे आए, उससे गुजारा करा, फिर धीरे धीरे करा। क्योंकि आज ये जो आप देख रहे हैं फिल्म, इसको 40 साल लगे। 40 साल इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, मतलब आपकी पूरी जिंदगी लग जाती है, ठीक है ना। तो इतने सालों में अगर हमने अचीव करा है तो उतार चढ़ाव हर जगह रहते हैं। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं आप दिमाग लगाओ हुए, कोई ना कोई आपका फ्रेंड, कोई ना कोई रिश्तेदार, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाएगी। पर आप अगर एक जगह ने किसी ने हेल्प नहीं करा और आपने दरवाजा खड़काया तो दूसरा खड़काओ, तीसरा खड़काओ, ये नहीं होता कि डोंट गिव अप। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती है, और इसी तरीके से जब भगवान आप ठीक करे आप लोगों की हेल्प करो, यही होता है। और कोई स्टूडेंट जो सर से बात करना चाहता है, कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अपना नाम बताओ बेटा। अब अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो गुड आफ्टरनून सर, मैं जैद। हम लोग एक बार आपसे मिले भी हैं जब हम आपके ऑफिस आए थे। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था, पेंडेमिक ने टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी बड़ा लॉस दिया, तो आपने उस अभी कैसे सरवाइव किया? हमने अपने खर्चे बिल्कुल खत्म कर दिए, कम कर दिए। जितना स्टाफ था उनसे मीटिंग करी, उनसे कहा कि भाई हम जब कमाई नहीं है तो हम आपको कहाँ से पैसे दें। तो काफ़ी स्टाफ ने तो वॉलंटरली विदाउट पे लीव ली। कुछ लोगों को हमने 50% पे करा, कुछ को वो करा, और थोड़ी बहुत जो सेविंग्स थी वो ख़त्म करी। बैंकों से प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट लेके थोड़ी थोड़ी सैलरीज दी, किसी को 25%, किसी को 30%। और इस तरीके से थोड़ी बहुत हमने कमाई भी करी, कुछ चार्टर्स चलाए, कुछ कार्गो का काम करा। तो कुछ ना कुछ हाथ पर इधर उधर मारे, और दूसरा कुछ ट्रेनिंग करी स्टाफ की। तो मतलब ये है कि अब ये हमारे साथ तो नहीं हुआ ना, पूरी दुनिया के साथ हुआ है। अब हमारे कई और ट्रैवल एजेंट हैं जिन्होंने अपने बच्चों को मतलब बढ़िया स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाला और सस्ते उसमें करा।
कईयों ने अपने गाड़ियाँ बेची। ये तो एक पूरी दुनिया के ऊपर एक आफत आ गई थी और इसमें हमें आपस में मिलके ही करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हिम्मत थी। हम भी कई बार डिप्रेस्ड होते थे पर हिम्मत नहीं हारी। अब देखो हमारे कई ट्रैवल एजेंट फ्रेंड्स थे जिनके पास बिल्कुल कुछ नहीं था और वो गुरुद्वारे में जाके अपनी फैमिली के साथ रोटी खाते थे। पर देखो आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई ना कोई भगवान रास्ता दिखाता है, ठीक है ना कहीं अंधेरे में वो कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइट आ जाती है। देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इस उम्मीद में कि कोई भी तूफान, कोई भी बारिश हमेशा नहीं बरसती रहती, वो कभी ना कभी वो भी जो बादल होते हैं, काले बादल, उनमें से भी पानी कई बार ख़त्म हो जाता है। तो अब देखिए अब जिस तरीके से भी गुजारा कर ही लिया ना। और जो आदमी हिम्मत हार जाता है वो गुजारा नहीं कर सकता। अब हमारे कई स्टाफ है जो अपने इस टाइम भी गांव में गया हुआ है, अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो हमने भी बड़ी अपने सारे अपने खर्चे कम कर दिए, सारा कुछ कम कर दिया और किसी ना किसी तरीके से भाई 10 रुपये आए तो उसमें से 2-2 रुपये शेयर करे, 1-1 रुपया शेयर करा। तो किसी ना किसी तरीके से गुजारा करते हैं ना। एक फैमिली में अगर एक आदमी कमाता है तो सबको बांट के खाते हैं। तो हम एक लार्ज फैमिली हैं, पर हमने क्योंकि सबकी इंश्योरेंस ली हुई थी, तो अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई, कुछ स्टाफ को मेडिकल प्रॉब्लम हुई, उनको हॉस्पिटल वगैरह में भी जाना पड़ा, कोई 1-2 को कोविड हुआ, तो वो खर्चा सारा हमने इंश्योरेंस से कंपनी से निकाल लिया। तो मतलब पर अब धीरे धीरे कुछ फ्लाइटें चलनी शुरू हुई हैं, कुछ हुआ है, तो धीरे धीरे हमने कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। कोई ये तो है नहीं कि पूरी दुनिया मैनेज कर रही है। थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था मेरा। और देखो ऐसा है लाइफ में, एक बार मैं कहीं जा रहा था तो मैंने पूछा लेक्चर में, भाई कोई ऐसा आदमी है जो चाहे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो? तो सबने हाथ खड़ा करा क्योंकि हर चाहते हैं कि हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हमने कहा कि हमने एक जगह देखी है कि जहाँ पर जितने भी लोग हैं बड़े आराम से लेटे हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। तो लोग कहते हैं कौन सी जगह है? मैंने कहा कब्रिस्तान। क्योंकि जब आदमी जिंदा है तो जिंदा आदमी को तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। नानक दुखिया सब संसार। तो अब दुनिया में प्रॉब्लम है ही, कभी बड़ी प्रॉब्लम है, कभी छोटी प्रॉब्लम है। तो आपको उन प्रॉब्लम्स का हंस के सहारा करना है, क्योंकि वर्ल्ड में हर आदमी को प्रॉब्लम है। कोई हिम्मत होती है वो सहन करता है और ही फाइंड द सोल्यूशन। कभी भी प्रॉब्लम से डर के कभी भी हिम्मत ना हारो, दैट्स ऑल। और ये ना कभी सोचो कि दुनिया क्या सोचेगी। मुझे आज भी अगर झाड़ू लगाना पड़े मैं झाड़ू लगा लूँगा, टॉयलेट साफ करना पड़े टॉयलेट साफ कर लूँगा। मेरा जब ऑफिस इंपीरियल होटल में था तो मैंने एक लड़के को कोई कनॉट प्लेस से टिकट लाने को कहा, तो मैंने कहा कि भाई तुम चले जाओ। कहते जी मैं साइकिल पे नहीं जाऊँगा, मुझे आप स्कूटर के पैसे दे दो। मैंने साइकिल उठाई और मैं चला गया। उसके बाद किसी ने ये नहीं कहा जी मैं साइकिल पे नहीं जाऊँगा। देखो ऐसा है, कोई भी काम आप मेहनत करो, मजदूरी करो। मुझे रेडी लगानी पड़े मैं रेडी लगाने को तैयार हूँ, पर चोरी ना करो, कोई ऐसा काम ना करो जिससे कि आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा करा है उनको आप पे शर्म आए, या आपके देश के अगेंस्ट कोई काम ना करो कि जो देश से गद्दारी हो। तो कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं है। वो कहते हैं ना सबसे बड़ा चमार बाटा
और सबसे बड़ा लोहार टाटा। तो आप जो भी काम करोगे उसमें भी आप नाम कमा के आप ऊपर से ऊपर पहुंच सकते हो, ये ज़रूरी नहीं, पर जो भी काम करो पूरे दिल लगा के करो और उसमें नंबर 1 आने की कोशिश करो, तो यू विल बी सक्सेसफुल। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर मेरा नाम संजना है, मैं क्लास 10वीं ए की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने 40 सालों में जो भी परेशानी आपने फेस की है उन्हें आपने किस तरह से हैंडल किया है? उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए एक कदम की तरह लिया है या फिर एक मुसीबत की तरह? देखो ऐसा है कि मैं थोड़ा सा रिलीजियस हूँ। बचपन से मैं एक कैथलिक स्कूल में था, तो मैं रोज प्रेयर करता हूँ। और मैंने कबीर की और काफ़ी सूफी संतों की भी बानी सुनी है और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में भी पढ़ा है। बाइबल में लिखा है व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। जो आप बोते हो वही आपको फल मिलेगा। वो कबीर का भी दुआ है कि विच मीन्स द सेम थिंग। तो इस तरीके से मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि जो भी हमारे कर्म हैं वो हमारे पिछले जन्मों का नतीजा है। हमने ज़रूर कोई बुरा कर्म करा होगा, क्योंकि एक बच्चा जो पैदा ही अंधा हुआ हो या पैदा ही कैंसर के साथ हुआ हो, उसने तो कोई इस जन्म में कोई गलत बात नहीं करी, तो ज़रूर कोई कर्मों का फल है। तो अगर मुझे कोई तकलीफ़ है, कोई फोड़ा है, कोई फुंसी है, कोई टांग टूट गई, कुछ और हो गया, तो ये ज़रूर मेरे पिछले जन्मों के कर्म हैं। और मेरे पास एक ही सलूशन है, या तो मैं रो के कर्म को काटूं या मैं हंस के काटूं। और जितनी तकलीफ होती है वो एक रेगमाल की तरह है, उससे आपको आत्मा आपकी शुद्ध होती है। और हर धर्म में यही सिखाया गया है कि भाई आप अच्छे कर्म करो और अगले जन्म को सुधारो, लोगों की सेवा करो। और अगर आप ये सोच के रहेंगे कि जो कुछ है मेरे पास वो प्रभु का दिया हुआ है, वो यहीं रह जाना है, वो मैं लेके नहीं गया, कोई बिरला नहीं लेके गया, टाटा नहीं लेके गया, ना किसी ने लेके जाना है। तो आप को जो आपकी इच्छाएं हैं वो कम हो जाएंगी और आप जो भी है आप एक लंगोट में भी संतोष रहेंगे। क्योंकि अगर आप एक डिज़ायर करते रहेंगे, तो लॉर्ड बुद्धा ने भी कहा था डिज़ायर इज द कॉज ऑफ ऑल इविल। तो जितना आप लालच करेंगे उतना आप मुसीबत में पड़ेंगे। आप कोशिश करो पूरी, यू मस्ट ट्राई योर बेस्ट, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। के गुरबानी में भी लिखा है जिस पर राखे उस पर रहिए, कि wherever whatever he wants us to keep we have to stay in that, but with a smile। क्योंकि आपकी हिम्मत और आपकी मुस्कुराहट कोई किसी से कोई नहीं छीन सकता। तो हमेशा ये रिपीट करो कि प्रभु ये भी दिन निकल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और मेहनत करते रहो, कॉन्स्टेंटली दिमाग में सोचते रहो कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी कंडीशन बेटर हो सके। तो मैं तो विश्वास करता हूँ एक पर्टिकुलर किसी रिलीजन में नहीं, हर रिलीजन में। क्योंकि हर रिलीजन, चाहे वो मुस्लिम रिलीजन हो, चाहे हिंदू रिलीजन हो, चाहे ईसाई रिलीजन हो, चाहे सिख रिलीजन हो, चाहे पारसी रिलीजन हो, हर में यही कहा है कि कर्म करो, अच्छे काम करो और फल की इच्छा ना करो। फल अपने आप आपके पास आएगा, पर मेहनत करे जाओ और मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। Anything else?
अनम्यूट करो जो भी बोलना चाह रहा है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है और तो फिर हम क्लोज करें। आप अनम्यूट करिए कोहली साहब। सर, अगर हमें फ्यूचर एस्पेक्ट, अगर हमें करियर चूज करना होगा, अगर इफ वी वांट टू वर्क इन योर कंपनी, सो व्हाट विल बी द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अस? और देखो ऐसा है, इफ वी वांट टू वर्क विद यू, ऐसा है कि मेरे से भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं टू वर्क विद। नंबर 1, अगर आप में हुनर है, क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा मैं हुनर की बात कर रहा हूँ, तो पीपल विल बी आफ्टर यू। और हुनर की बात यह है कि हम भी जब किसी को इंटरव्यू करते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसने MBA करा हुआ है, उसने ये करा हुआ है, उसने वो करा हुआ है। ठीक है, एक बेसिक क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए, पर हम ये देखते हैं कि इसमें कितना जज्बात है, किस तरीके से ये अपने कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और कितना ईमानदार है ये आदमी, कितनी मेहनत करने को तैयार है। बट फ्यूचर में हम जो भी रखेंगे, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपने आउटबाउंड टूर करने हैं, इनबाउंड टूर करने हैं, आपको कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, और इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग करना और मोबाइल एप्लीकेशन करना, क्योंकि आने वाले ज़माने में सारा कुछ ये डिजिटल हो जाएगा। आपके मोबाइल फ़ोन पे ही आप बिज़नेस कर सकेंगे, आप अपने लैपटॉप पे ही बिज़नेस कर सकेंगे, सारा बिज़नेस। पेमेंट भी आप बैठे बैठे कर सकते हैं, खरीद भी आप सकते हैं ऑनलाइन। आपने देखा ना, अमेज़ॉन, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। हम अपनी कंपनी को भी चेंज कर रहे हैं। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम भी सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि ओनली दोज पीसेस हैव सर्वाइव्ड हु हैव अडैप्टेड देमसेल्फ टू चेंज। डायनासोरस जो था, इतना बड़ा, सबसे बड़ा मैमल था, वो भी खत्म हो गया, पर हाथी नहीं खत्म हुआ, क्योंकि हाथी ने अपने आप को अडैप्ट कर लिया। और जो स्पीसीज ने अडैप्ट नहीं करा वो खत्म हो गए। हम भी अगर डिजिटल नहीं जाएंगे, हम भी अगर अपनी सारी डिजिटल मार्केटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग नहीं करेंगे, और डिजिटली हम अपनी पूरी सेल्स और ये और वो सब कुछ नहीं करेंगे, तो अब हमें सेल्समैन रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉनिकली लोगों के घरों में कैसे पहुँचे उसकी ज़रूरत है। तो हम फ्यूचर में उन्हीं लोगों को रखेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, या एडवर्टाइजिंग में, या इसमें इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो। और अगर अकाउंट्स में भी हैं तो अकाउंट्स भी सारा डिजिटल है आजकल, राइट? किसी भी डिपार्टमेंट में है तो यू हैव टू सी कंप्यूटर पे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर की किताबें कंप्यूटर ही हैं। तो उन्हीं लोगों को हम रखेंगे जिनको इसके बारे में आता है। और हाँ, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। अगर हम जर्मनी से डील कर रहे हैं, हमें जर्मन लैंग्वेज वाले बंदे चाहिए होंगे। हम जापान से डील कर रहे हैं, हमें जापान मैं कह रहा हूँ हर इंडियन को एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज सीख के हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पे इंग्लिश के थ्रू राज कर लिया, ठीक है? तो हमें अपनी लैंग्वेज सिखानी चाहिए और दूसरों की लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी आप सबको, बच्चों को, कोई ना कोई लैंग्वेज आप फॉरेन सीखें, और दैट विल बी एन एडिशनल क्वालिफिकेशन। और अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा कंप्यूटर के बारे में भी सीखें। आप अपने मोबाइल फ़ोन को, मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है, कोडिंग कैसे करी जाती है। ये दुनिया चेंज हो रही है। पिछले 100 साल में उतनी दुनिया नहीं बदल रही जितनी हर 5 साल में दुनिया बदल रही है, राइट? जो चीज़ आज वैलिड है वो कल नहीं है। साल पहले मुझे जूम करना नहीं आता था, मुझे पता ही नहीं था जूम क्या है, ठीक है? आज मैं कम से कम हर रोज़ 1-2 मीटिंगें जूम पे करता हूँ। तो देखो, हमें चेंज होना पड़ेगा। अगर हम नहीं चेंज करेंगे, हमें अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी कि दुनिया कहाँ जा रही है,
और हम उस दुनिया को कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरा सबको सजेशन यही है कि कंप्यूटराइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग और फॉरेन लैंग्वेज और कोई और स्किल आपके पास कोई भी होगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्किल डेवलपमेंट पे बहुत कर रही है। अगर आप केटरिंग में जाना चाहते हो, आपको कुकिंग आनी चाहिए, आप एक्सपर्टीज में किसी चीज़ में ले लोगे, क्योंकि आजकल एक्सपर्टीज का ज़माना है। आजकल सिर्फ MBBS डॉक्टर से काम नहीं चलता, पर आपको एक एक्सपर्टीज चाहिए। हार्ट स्पेशलिस्ट अलग है, बोन स्पेशलिस्ट अलग है, वो अलग है। पर इतना भी आप वो मत करो कि आपको डिजिटल नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी बीमारियां हैं वो नेट पे है, जितने इलाज हैं वो भी नेट के ऊपर है। पर आदमी नेट से अपनी बीमारी नहीं ठीक करता, वो डॉक्टर के पास जाता है, वकील के पास भी जाता है, ठीक है ना। तो आप लॉयर बन सकते हैं, अच्छे लॉयर बन सकते हैं, पर जो भी काम करो, अच्छे डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, इंजीनियर बनो, जो भी फील्ड चूज करो, सोच समझ के चूज करो। अपने पेरेंट्स को, अपने जो भी आपके एजुकेटेड फैमिली वाले हैं उनसे सलाह करके, अपने टीचर से सलाह करके, क्योंकि वो आपको जानते हैं। एक फील्ड जो चूज कर लो, फिर पागलों की तरह उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ और उसी पे फोकस रहो। जैसे घोड़े एक तरफ फोकस्ड होता है ना, उस तरीके से फोकस रहोगे और जो भी अपॉर्चुनिटी आती रहेगी उसके ऊपर ध्यान देते रहोगे, तो सुबह शाम सोचोगे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा। तो जो भी आपका एप्टीट्यूड है उसमें आप एक्सपर्ट करो। एक चीज़ मैं स्टेट के टूरिज्म के बारे में कहूँगा कि आप और आपके स्कूल्स को भी मैं ये कहूँगा कि आप ब्लैंक वर्ल्ड मैप लेके और ब्लैंक इंडिया का मैप लेके आपको हर स्टेट के बारे में, हर स्टेट के कैपिटल के बारे में और हर कंट्री के बारे में और हर कंट्री के कैपिटल के बारे में ज्योग्राफी नॉलेज इज़ अ मस्ट। जिस दुनिया में आप पैदा हुए हो, जिस देश में पैदा हुए हो, उस दुनिया के बारे में और देश के बारे में आप को इन बच्चों का टेस्ट लेना चाहिए। हर बच्चे का जो ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, उनको पूरी दुनिया के बारे में पता होना चाहिए कि जर्मनी यहाँ है, जापान यहाँ है, इंडिया में केरला कहाँ है, साउथ में है, हिमालय पर्वत कहाँ है और उड़ीसा क्या है और यहाँ पे क्या क्या हमारे वो हैं। तो नक्शा लगा के आपको पूरी दुनिया का नक्शा, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा, पूरे एशिया का नक्शा, अफ्रीका, बच्चों को आंखें बंद करें तो उनको याद आ जाए कि कहाँ पर क्या है। ये बहुत ज़रूरी है और ये आपको सिर्फ ट्रैवल टूरिज्म में नहीं, एविएशन में हर जगह आपको हेल्प करेगा। तो आप स्पेशलाइज कर सकते हैं, आप एयरलाइन पायलट बन सकते हैं, आप ग्राउंड होस्टेस बन सकते हैं, आप केटरिंग में जा सकते हैं, आप फ्रंट ऑफिस का काम कर सकते हैं, आप कुक बन सकते हैं, आप शेफ बन सकते हैं, आप सेल्स में जा सकते हैं, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप ग्राउंड हैंडलिंग में जा सकते हैं, आप कार्गो के बारे में सीख सकते हैं, उसमें भी डेंजरस गुड्स हैं। और अब ज़माना आएगा ड्रोन्स का, इंटरनेट पे जाओ, उसके बारे में पढ़ो, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे, अभी आपको अखबार भी मंगाने की ज़रूरत नहीं है। हम पुराने ज़माने में कहते थे नहीं घर में अखबार आना चाहिए, अब तो कोविड के ज़माने में हमने भी अखबार बंद करे हुए हैं, पर आप गूगल में और नेट में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो उस पर रिसर्च करो, मेहनत करो, कुछ भी करो। आप जो भी करोगे दिल से, आप अगर ज्योतिषी भी बनना चाहते हो तो इंटरनेट पे ज्योतिषी भी बन सकते हो। मैं जानता हूँ कई ज्योतिषियों को जो इंटरनेट पे लाखों रुपया कमा रहे हैं ज्योतिष करके सिर्फ। तो ये नहीं है कि हर चीज़ में, पर आपको उस चीज़ में नंबर 1 होना पड़ेगा, उसमें एक्सपर्टीज होनी पड़ेगी। उसमें आप नंबर 1 हो जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं रख सकती। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा हमारा मार्गदर्शन किया। मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपका थैंक्स करने के लिए और आपकी टीम के लिए। मैं आपकी टीम में से सभी टीम मेंबर्स का भी धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली शिवम शर्मा सर का, जिन्होंने कोविड में बच्चों को ट्रेनिंग दी। डेली वो बच्चों को आइटनरी सिखाते थे, टूर पैकेज बनाना सिखाते थे, इवन डिजिटल मार्केटिंग में भी उन्होंने बच्चों के लिए लेक्चर्स लिए। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो देखो, मैं आपको बात बताऊँ, वो अपने घर असम में बैठे हुए हैं, विदाउट सैलरी बैठे हुए हैं और फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो लगन है, ठीक है ना। तो मैं भी उनकी लगन को अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। तो हर आदमी मुसीबत में है। आपको वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं बट खुद मुसीबत में है, हर आदमी मुसीबत में है।
और मैं अब मिस्टर सुशील सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुनिरका स्कूल परिवार की तरफ से डॉक्टर सुभाष गोयल जी का धन्यवाद करें। Yeah, thank you, sir. Subhash Goyal sir, I am very grateful to you for giving a wonderful lecture. And जब भी सर्वोदय विद्यालय में आपको बुलाया गया है, आप वहाँ आए हैं, आपने बच्चों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, ट्रेनिंग दी है। और रोहित खोसला सर जो हमारे ताज पैलेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैडम गुरदीप कौर जो प्रिंसिपल हैं सर्वोदय विद्यालय की, सो एक्साइटेड, सो हैप्पी कि जब भी हमने आपको अप्रोच किया, आपने हर तरह से सपोर्ट किया है और लेक्चर दिए हैं आपने ट्रेनिंग के लिए। और जितने भी होटल्स हैं उन सबको लेटर लिखे हैं जिससे कि ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा हर होटल में जा सकें और वहाँ ट्रेनिंग ले सकें। और ताज पैलेस को दे ही रहा है, आपने अपनी ट्रेवल एजेंसी में ट्रेनिंग दी है, आपने खुद लेक्चर आके दिए हैं, तो बहुत ही अच्छा है सर। और ये दिल्ली गवर्नमेंट ने मोमेंटो दिए हैं रोहित खोसला सर को, आपके लिए भी सर एक सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिया है सर इन रिकॉग्निशन ऑफ सर्विसेज है और जो ट्रेनिंग एक्सटेंड करी है। एंड आई होप दिस मूवमेंट फर्दर स्प्रेड्स फर्दर एंड जितने भी हमारे होटल्स हैं वो सब हमारे बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के सर्वोदय के बच्चों को ट्रेनिंग के लिए अपने ज्यादा से ज्यादा इन्वाइट करें। थैंक यू सुभाष गोयल सर, थैंक यू वेरी मच अमन जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हम बंद कर दो संजीव।